नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। इससे पहले हम पढ़े थे मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो राज था वह 321 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो इसे गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसे क्या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को इस वंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन इससे पहले श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त तथा कुछ इतिहासकार श्रीगुप्त को और कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त को मानते हैं, लेकिन इसकी जो नींव रखने वाले थे वह थे श्रीगुप्त। यह फिर से देखिए, गुप्त वंश की जो नींव रखने वाले थे श्रीगुप्त थे, और इसे चंद्रगुप्त को भी माना जाता है, लेकिन पहला जो श्रेय जाता है वह श्रीगुप्त को जाता है। अब इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी वंश में गुप्त वंश में ही कला, विज्ञान और साहित्य का विस्तार हुआ और धर्म का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, और यह 321 से 550 ईसा पूर्व तक चला। और इसके श्रीगुप्त जो थे वह 240 से 280 के बीच माना जाता है, और यह इसके तीसरे शताब्दी में इस पे शासक किए। फिर इनके पुत्र आते हैं घटोत्कच। इनके पुत्र थे घटोत्कच। ये 280 से 319 तक शासन करते हैं। फिर यहाँ से आते हैं इनके चंद्रगुप्त प्रथम। कुछ जो इतिहासकार हैं श्रीगुप्त को और एक घटोत्कच वाला इसको नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं। और यहाँ से चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वह 319 से 324। जो चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो कब से कब तक किए? 319 से 354 तक। अब जिन्हें एक महान राजाधिकार का उपाधि भी प्राप्त हुई। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्हें महाराज अधिराज का उपाधि भी प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद इस पे इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त जो थे समुद्रगुप्त जो थे 335 से 380 तक ईसा पूर्व तक इस पे शासन किए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के कई हिस्सों पे छोटे छोटे हिस्सों पे या बड़े राज्यों पे विजय प्राप्त की। एक अजय शासक के रूप में जाने जाते हैं, जो अपने समय काल में सबसे प्रतापी राजा हुए। यह अनेकों युद्ध जीते, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर इनके बाद इनके पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो समय काल था वह 380 से 414 ईसा पूर्व तक था। फिर इनके पुत्र थे कुमारगुप्त का जो शासन काल था वह था 415 से 454 ईसा पूर्व तक। और इन्होंने एक विश्वविद्यालय की नींव रखी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस विद्यालय में ही महान अध्यापक चाणक्य पढ़ाते थे। नालंदा ही इस विद्यालय में नालंदा नहीं, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। ये कुमारगुप्त जो थे वह किसका विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना की। और कुमारगुप्त के जो पुत्र थे सकंदरगुप्त जो कुमारगुप्त के प्रथम पुत्र थे, इनका जो जीवन काल था 455 से 467 ईसा पूर्व था। और
इन्होंने शकंदन गुप्त ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की। हुड़ों की का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि हुड़ो एक मध्य एशियाई खानाबदोश जनजाति थी, जो अपने समय में एक शक्तिशाली जनजाति थी। उस पर विजय प्राप्त करने वाले शकंदन था। परीक्षा में एक प्रश्न पूछता है कि हुड़ों पर विजय प्राप्त करने वाले राजा का नाम बताइए। वह कौन थे? शकंदन गुप्त थे। अब इस वंश के आखिरी शासक थे विष्णुगुप्त, जिन्होंने 540 से 550 ईस्वी तक शासन किया। फिर से अब इसमें से प्रश्न क्या बनेगा, देखिए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त तथा श्रीगुप्त को मानते थे। इसकी नींव कब रखी गई? 300 ईसा पूर्व मानते हैं। यदि कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त के नजरिए से देखेंगे 300 ईसा पूर्व, और श्रीगुप्त के अनुसार देखेंगे तो 240। अब पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त के रूप में जाना जाता है। सबसे विक्रमादित्य के नाम से किसको जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं। और इसके आखिरी जो आखिरी शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश के आखिरी शासक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। अब भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब प्रश्न एक और बनता है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला है। तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। इसी तक्षशिला ही विद्यालय में महान अध्यापक चाणक्य पढ़ाते थे। और फिर दूसरा, अगर इसमें से एक प्रश्न और बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कुमार गुरु द्वारा करवाई गई थी, और 415 ईसा पूर्व में वह शासन में बैठे और 454 ईसा पूर्व में थे। और जिसमें इनकी नींव रखी गई थी 418 ईसा में इसकी नींव रखी गई।